हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद योर यूनिट 8 जिसमें हम कर रहे थे हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको उस दिन बता दिया था लास्ट वीडियो में, या आपका फर्स्ट स्टेप था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है आपके पास आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिए, जब आप कंट्रोलिंग की बात करते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो आपने जब अपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, जिन स्टैंडर्ड से आपको आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है, उसके बाद बात आती है आपकी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जब भी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके एक ऑब्जेक्टिव और आपके एक रिलायबल मैनर में ही मेजर की जानी चाहिए, और उन्हीं सेम स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर की जानी चाहिए जिसमें कि आपने अपना यूनिट्स को सेट किया हुआ है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है टाइम का, कि आपके पास जब आप काम कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम काम खत्म कर चुके होते हैं तब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, बट वो आपके मेजर हो जानी चाहिए बीच बीच में जब भी वो पॉसिबल हो। वो किस लिए? इसके कुछ फायदे हैं। देखिए, जब आप सबसे एंड में मेजर करेंगे तो बाद में आप चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आप फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर आप बीच में ही रेक्टिफाई कर देंगे अगर चीज़ों को, तो उससे दो बेनिफिट होंगे। आपकी आधी जो प्रोसेस हो चुकी है वहाँ पे अगर कोई डेविएशन आ रहे हैं, वहाँ कोई गड़बड़ आ रही है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो आपकी बाकी प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे आपका ये बेनिफिशियल हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की, तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आपको कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, आप बीच बीच में मेजर करते रहें ताकि आपको भविष्य के लिए चीज़ें और ठीक हो जाएं। तीसरा, आपको नियर बाई, यानी कि आपको कोशिश करनी है आप एग्जैक्ट फिगर्स ही मेजर करते हुए चले। ये नहीं हो कि आपने एक राउंड अबाउट ले लिया, एक रफ एस्टिमेट ले लिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसी मैनेजर के थ्रू वो चीज़ें मेजर होनी चाहिए जो एक्चुअली उस काम से रिलेट करता है। तो ये तो बात हुई मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की। थर्ड स्टेप आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, और ये डायग्राम आपका मस्ट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस एज ए क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो। स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हुए हैं 10 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन आपका हुआ है फर्स्ट केस में 8 यूनिट, सेकंड केस में 10 यूनिट्स एंड थर्ड केस में 12 यूनिट्स। तो आप डेविएशंस देख रहे हैं, रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। पहले में हुआ -2, सेकंड केस में हुआ आपका कोई डेविएशन नहीं है। 10 यूनिट्स आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, 10 यूनिट्स आपका एक्चुअल बन गया है, और थर्ड केस में आपके पास आपका +2 यूनिट्स जो है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन आया है। और आपके जो डेविएशंस हैं वो आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जब हम कंपेयर करेंगे आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में, तो आपके डेविएशंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। अब बात करते हैं, ये यहाँ तक तो आपकी चीजें ठीक है। अब फोर्थ स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइजिंग द डेविएशंस। यहाँ पे आपको डेविएशंस को एनालाइज करना है किस तरीके से, कि क्या आपका जो स्टैंडर्ड है वो अचीव हुआ है। अगर आपका आंसर आता है यस तो आपको कुछ नहीं करना, आंसर आता है नो तो आप देखेंगे फिर आगे की क्या डेविएशन जो आई है वो एक्सेप्टेबल है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो डेविएशंस में कौन से डेविएशंस है। अगर आपके पास आपका पॉजिटिव डेविएशन है, ऑब्वियसली यू वांट डू थिंग, यू वांट डू एनीथिंग। नेगेटिव है और वो आपकी बहुत ही एक्सेस में है नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है आप देखेंगे क्या स्टैंडर्ड जो है वो एक्सेप्टेबल था। ऐसा तो नहीं हमने स्टैंडर्ड बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस पे रख दिया है कि वो अचीव ही नहीं हो पा रहा है, फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि वो स्टैंडर्ड ठीक नहीं था तो हम स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आपके पास आपकी दो प्रिंसिपल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेबल है आपकी डेविएशन टॉलरेंस लिमिट्स के अकॉर्डिंग। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपके दो प्रिंसिपल काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन। पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखिए, मैनेजर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है कंपनी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, तो उस केस में वो आपके पास फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके की रिजल्ट एरियाज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। अगर वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो दे विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि जो की रिजल्ट एरियाज है मैनेजर्स उनके ऊपर फोकस करें, और इससे उनको फायदा क्या होगा, जब वो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। दूसरा, वो कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है
कि जहाँ एक्सेप्शनल डेविएशंस हो सिर्फ वहाँ पर फोकस कीजिए। अगर हमने 100 बल्ब्स बनाए और एक बल्ब फ्यूज हो गया और मैं उस एक बल्ब के पीछे भी अगर अपना टाइम खराब करना शुरू करूँगी तो चीज़ें खराब होती चली जाएंगी, मेरा कॉस्ट, मेरा मनी, मेरे एफर्ट सब कुछ इंक्लूड होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि जब एक्सेप्शनल डेविएशंस है तभी वो मैनेजर्स के परव्यू में, उनके साइट में, उनके व्यू में लाए जाएं। अदरवाइज जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो डेली रूटीन में चीज़ें मैनेज करते हैं, वो उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इन दोनों के फायदे क्या होते हैं? जब हम इन दोनों प्रिंसिपल्स को फोकस करते हैं तो हमारा टाइम भी सेव होता है, हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करते हैं तो हमारे सबॉर्डिनेट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारे एफर्ट सेव हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं टू ग्रूम मच, आपको और भी ज़्यादा ग्रूम करने के लिए और आपके पास आपके एफर्ट्स, आपके टाइम, आपकी कॉस्ट को सेव करने के लिए। फिफ्थ है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। लास्ट स्टेप है आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस का कि जब आपने सारे स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुका है, कंपैरिजन कर लिया है, डेविएशंस को एनालाइज भी कर चुके हैं, नाउ इट्स द पॉइंट टू कंट्रोल द थिंग्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इफ यू फाइंड थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग देन यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन टू रेक्टिफाई दोस थिंग्स। पहला है रिमूविंग डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस में से डेविएशंस रिमूव कर देंगे तो वहां पे ये चीजें आप सॉर्ट आउट कीजिए। ये कब पॉसिबल होगा? जब चीज़ों को आपने बीच में मेजर किया है तो आपने वहीं पे रेक्टिफाई कर दिया चीज़ों को। अब आगे की जो हाफ प्रोसेस है वहाँ आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। एंड लास्ट है स्टॉपिंग रिपीटिशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। और अगर आपके पास आपको लगता है कि आपने वो एंड में मेजर किया है सारी चीज़ें तो फिर आप फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए उन डेविएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं करेक्टिव एक्शन लेते वक्त। पहला, तुरंत से आपको करेक्टिव एक्शन लेना है जैसे ही आपको डेविएशंस पता चल जाए। दूसरा, वही मैनेजर्स करेक्टिव एक्शन लेगा जो उस काम से रिलेट करता है। तीसरा पॉइंट होता है कि आपको वही नियर अबाउट फिगर्स नहीं लेनी है, आपको क्लियर कट फिगर्स के ऊपर काम करना है। फोर्थ पॉइंट है आपको ऑन टाइम करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि वो फ्यूचर में एक्टिविटीज जो है वो आपकी खराब ना हो। तो ये था आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। हमने फीचर्स इंपॉर्टेंस पहले कर ही लिया है स्टडी। जो एक डिलीटेड टॉपिक है वो हम लास्ट में रखेंगे ताकि मैं आपको एक ब्रीफिंग जरूर दूं। देखिए मैं बता ही देती हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कई बार हम कहते हैं कि आपके पास प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है, तो कुछ इस तरीके से है कि दोनों आपस में रिलेट करते हैं, कुछ इस तरीके से दोनों आपस में डिफरेंस है। दोनों डिफरेंट कैसे हैं? प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। प्लानिंग फ्यूचर के लिए काम करता है तो कंट्रोलिंग पीछे देखता है कि हमने एक्चुअली में किया क्या है। और उसमें ऐसे भी होता है कि कई बार प्लानिंग हम पास्ट प्लान्स के बिहाफ पे भी फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं और कंट्रोलिंग में हम आगे के लिए भी देखते हैं कि आगे गलतियाँ ना हो। दोनों रिलेट कैसे करते हैं? प्लानिंग में स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं तो कंट्रोलिंग में वो कंपेयर होते हैं। स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो कंट्रोलिंग का कोई फायदा ही नहीं है, और अगर स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कंट्रोलिंग नहीं है तो उन स्टैंडर्ड्स का कोई फायदा नहीं है। तो दोनों आपस में रिलेट भी करते हैं तो दोनों आपस में अलग अलग भी हैं। तो आपके पास जो ये था हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस, इसके साथ हमारी यूनिट 8 खत्म होती है, यानी कि आपका पार्ट ए जो है आपकी बिजनेस स्टडीज का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में वी विल स्टार्ट विद योर पार्ट बी, दैट इज यूनिट 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट होंगे। तब तक के लिए ये जितनी भी आपके 5 फंक्शंस आपने स्टडी किए हैं वो कीजिए। जो टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं वो मैं आपके ग्रुप में सेंड करूँगी आपको बिजनेस स्टडीज़ के। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।